हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अभिषेक साहू और आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में बस बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि आपके दिमाग के अंदर एक एक बात बहुत तरीके से बैठेगी। डरने का नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक पता होना चाहिए और बाकी सारी चीजें आप मुझ पे छोड़ दे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिमाग के अंदर एक एक। लेट्स मूव ऑन टू द क्लास। देखिए, गॉस थ्योरम हमसे क्या कहती है? तो गॉस थ्योरम से पहले हमें बहुत छोटी चीज पढ़नी पड़ेगी ना, जिसको हमने कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि किसी भी चार्ज के कारण से। अच्छा, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं ये, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम अपने टॉपिक पे ही हैं, है ना, गॉस थ्योरम। तो देखो, सिंपल सी बात है, हम समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई चार्ज Q है, इस चार्ज Q के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकलेंगी। इस चार्ज Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकलेंगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि ये इस सरफेस से नॉर्मली कनेक्ट होती है तो हम क्या बोलेंगे? इस सरफेस से कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो हमारी प्यारी सी गॉस थ्योरम हमें यह बताती है कि किसी चार्ज के कारण से किसी सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी चार्ज के कारण से किसी सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होता है। क्लियर है तेरी बात? तो हम क्या बोलेंगे? गॉस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, किस के बीच में? बोलिए, रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स लिंक टू द सरफेस। क्या? चार्ज एंड फ्लक्स लिंक टू द सरफेस, क्लोज्ड सरफेस उसको बोलें। क्या बोलें? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना? अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर सुनो। मैंने कहा कि भाई कोई भी चार्ज Q है आपके पास, उस चार्ज Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से नॉर्मली पास होती है तो मैं बोलता हूं कि भाई उस सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो मैं गॉस थ्योरम ये बताती है कि यदि हमारी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो उस Q चार्ज के कारण उस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, है ना। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से वो कितना फ्लक्स होता है, तो हम बोलते हैं कि भाई गॉस थ्योरम हमसे ये कहती है कि phi E, दैट मींस फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। सर नहीं समझ में आया। देखो, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूं, आप ग्रुप पे जाकर कनेक्ट हो जाओ, तो मैं आपको यहां पे लिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट को यहीं से मतलब बोलते हुए समझाता चलूंगा। ठीक है ना? देखो, तो गॉस थ्योरम ने क्या कहा? गॉस थ्योरम ने पहली चीज, गॉस थ्योरम किस काम के लिए? तो गॉस थ्योरम हमें यह बताती है कि किसी चार्ज के कारण से किसी क्लोज्ड सरफेस में कितना फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है? गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम कूलम लॉ से बहुत आसानी से नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो देखो, तो गॉस थ्योरम ने हमें क्या बताया? गॉस थ्योरम ने बताया कि भाई इस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा, जिसको हमने बोला phi E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इंटू लगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। यानी कि जितना चार्ज Q इस सरफेस के अंदर है, उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कम फ्लक्स बनेगा इस सरफेस के साथ, है ना। तो ये किसने बताया? ये बताया आपको गॉस थ्योरम ने। क्लियर है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मतलब phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एक बार फिर बोलो उसको, क्या बोलोगे? कितना फ्लक्स बनेगा? Q का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कम फ्लक्स बनेगा, ये बताया गॉस थ्योरम ने। ठीक है? अब देखो, हम इस चीज को और बढ़ा हमने कि phi E की जो हमने वैल्यू निकाली है वो कैसे निकाली है? दैट मींस लास्ट टर्म पे जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू, ये निकाला था। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? मतलब E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, और ये कौन कहता है? ये कहता है हमसे गॉस थ्योरम। ठीक है ना? देखो, अब हमें क्या करना है? बोला प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो प्रूफ कैसे करेंगे गॉस थ्योरम को? तो आप यहां पे एक हेडिंग बनाओ, प्रूफ। अब गॉस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। चीजों को समझते हुए चलना, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होती है? तो देखो, पहली चीज आपको गॉस थ्योरम के बारे में कुछ जरूरी सी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो गॉस थ्योरम है, इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, है ना। ये जो गॉस थ्योरम है केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड है ना, केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड है। क्लियर है? तो हमारे पास अगर हम किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को फाइंड करना चाहते हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस।
अगर हम कूलम लॉ की हेल्प से फोर्स पता करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, अगर कूलम लॉ से करेंगे तो टफ होगा, लेकिन अगर हम गॉस थ्योरम से करेंगे तो आसानी होगी। और हम क्या कर सकते हैं कि गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, बोला क्लोज सरफेस के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस सरफेस के कारण से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मतलब अगर मेरे पास एक चार्ज है, एक लीनियर चार्ज है, या फिर मैं कहूँ एक शीट पे हमने चार्ज दे दिया। अब उस शीट पे लेट्स से, चलो मैं इसको इस तरह दे देता हूँ, मैंने मान लो शीट पे एक चार्ज दे दिया। अब मैं कह दूं कि भाई इस शीट के कारण से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब अगर मैं नॉर्मल तरीके से निकालूंगा तो मेरी वाट लग जाएगी, समझ रहे हो। क्या करना पड़ेगा, मतलब गॉस थ्योरम की हेल्प से इसको आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, बोला क्लोज्ड सरफेस के लिए। अब अगर ये शीट की मैं बात करूं तो क्या ये शीट क्लोज्ड सरफेस है क्या, बोला नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि गॉस थ्योरम में एप्लीकेशन, दैट मींस गॉस थ्योरम को आगे बढ़ाने के लिए गॉस थ्योरम की हेल्प से मुझे कुछ भी अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो गॉसियन सरफेस क्या होती है, बोला गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल या फिर मैं कहूं एक इमेजिनरी सरफेस है। क्या है, इमेजिनरी सरफेस, जो कि किसी चार्ज को विच एनक्लोजेज ए चार्ज है, विच एनक्लोजेज ए चार्ज। गॉस थ्योरम का है, गॉस थ्योरम एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि किसी चार्ज को एनक्लोज करके रखती है। और क्यों इसकी जरूरत पड़ी मैंने आपको भी बताया। क्लियर है ना। चलिए देखो, तो दूसरी बात सुनो। अब गॉस थ्योरम में अगर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो गॉसियन सरफेस किस तरह की होनी चाहिए, है ना। हम कैसी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे गॉसियन सरफेस मे बी ऑफ, गॉसियन सरफेस को मैंने सिंपल एस लिख दिया, गॉसियन सरफेस मे बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, मे बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, किसी भी शेप एंड साइज की गॉसियन सरफेस, एनी शेप एंड साइज, किसी भी साइज की एंड किसी भी शेप की हमारी गॉसियन सरफेस हो सकती है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बट लेकिन किंतु परंतु एक छोटी सी कंडीशन इसमें हम रख देते हैं अपनी चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाने के लिए। बट हमने क्या लिखा, बट ये जो गॉसियन सरफेस है हमारी कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए। वो बातें क्या है कि हम किसी भी पॉइंट पर देखें, है ना, एट एनी पॉइंट, मैं क्या लिखूंगा गॉसियन सरफेस के लिए, बट नेसेसरी कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस, देखो यहां पे साथ में लिखते जाओ, नेसेसरी कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस, नेसेसरी कंडीशन क्या है गॉसियन सरफेस के लिए, तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखो तो E एंड थीटा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर के बीच में जो थीटा है वो हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए, हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, सेम होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है ये। दूसरी बात ये है कि हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है, हर पॉइंट पर चार्ज से सरफेस की डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, चार्ज से सरफेस की डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। इसमें भी एक बट है, इसमें भी एक कैच है, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात सुनो, अब ये दोनों बातें जरूरी नहीं। अच्छा एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो ये एक सरफेस के लिए पहला पॉइंट सुनना, अगर मान लो मेरा कोई चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, अब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बोला इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया E वेक्टर, ठीक है। दूसरी बात सुनना, E वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। अब मैं देखूंगा कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वहां पे मैंने एक बहुत छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर किया, बहुत छोटा सा ds, ये रहा ds, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप करता हूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, बोला dA हो गया ds वेक्टर, हुआ या नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका ds वेक्टर, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, थीटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं, यहां पे इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे अगर मैं ds ड्रॉ करता हूं, छोटा सरफेस एरिया, तो ये हो गया ds वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इस पॉइंट पे भी थीटा क्या है, सेम है, थीटा क्या है, बोला सेम है, 0। क्लियर है ना। इसी तरह से मैं हर पॉइंट पे देखूंगा इस स्फीयर में तो थीटा कैसा होगा, अपना सेम। दूसरी बात, तो पहली प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है ये कितनी है, r है, ये कितनी है, r है, ये कितनी है, r है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी स्फीयर के केस में जो है अपनी कंसीडर हो जाती है और एकदम सही साबित बैठती है। तो अगर मुझे पॉइंट चार्ज के लिए कंसीडर करना है ना, आइसोलेटेड चार्ज के लिए, तो मैं स्फीयर को कंसीडर कर सकता हूं, किसको, स्फीयर को, ना कि सर्कल को। बात समझ पा रहे हो, अच्छा। लेकिन
लेकिन अभी आपको काफी सारी कंडीशन ऐसी मिलेंगी कि जहां पर मेरा एक स्फीयर से काम नहीं चलेगा, तो वहां पर जो है ये कंडीशन अपनी फुलफिल नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मैं एक ऐसी सरफेस सिलेक्ट करूं कि मेरा ये दोनों कंडीशन है ना, अगर एक सरफेस एक अकेली सरफेस से फुलफिल नहीं हो सकती तो फिर मैं दो सरफेस बनाऊंगा। बात समझ पा रहे हो ना मेरी? रिवाइंड करके देखना। अगर ये मेरी बातें एक सरफेस में फुलफिल नहीं हो सकती तो मैं दो सरफेस बनाऊंगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये एक लीनियर चार्ज की बात करता हूं, यहां पे मैंने एक वायर को इस तरह चार्ज दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस वायर, अब ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, इस चार्ज को मुझे एनक्लोज करना है। अब मान लो मैंने बना दिया यहां पे स्फीयर, है ना, स्फीयर, दैट मींस क्या, गॉसियन सरफेस ले ली। तो अब गॉसियन सरफेस मैंने स्फीयर को ले लिया, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आराम से इसको प्यार से देखो कि यहां से इस पॉइंट से डिस्टेंस हो गई आर, इस पॉइंट की डिस्टेंस छोटी हो जाएगी आर, इस पॉइंट की डिस्टेंस और छोटी हो जाएगी आर, इस पॉइंट की डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगी आर। तो आप समझने की कोशिश करो कि हर पॉइंट पे आर बदल रहा है, नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हर पॉइंट पे देखो एंगल भी बदलेगा। यहां से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, बोला ये ई। अब यहां पे एरिया वेक्टर बनाओ, कैसे बनेगा, बोला ये रहा ds वेक्टर, तो कुछ एंगल होगा थीटा। इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ई वेक्टर, यहां सीधी है ना ई वेक्टर। अब इस पॉइंट पे ds वेक्टर डालो तो ये हो गया ds वेक्टर। तो आप देखो थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस कंडीशन में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लोगे तो आपका काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये बातें अगर मेरी एक कंडीशन, मतलब एक ही सरफेस में फॉलो नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती, तो फिर मैं एक ऐसी गॉसियन सरफेस लूंगा जिसमें दो सरफेस हो, तीन सरफेस हो, लेकिन अलग अलग सरफेस पे मेरी ये बातें फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि देखो, जैसे कि हम क्या करें, मान लो कि मेरे पास अब ये लीनियर चार्ज वाला केस लेते हैं अपन, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको दे दिया, ये दे दिया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैंने क्या करूंगा, यहां पर मैंने एक सिलेंडर बनाया, क्या बनाया, सिलेंडर को मैंने क्या ले लिया, बोला इस टाइम हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेने से क्या होगा आप खुद देख लो। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगर मैं लूंगा, मैंने सबको पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब देखना इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी, बोला कितनी डिस्टेंस आर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, बोला ई वेक्टर, और ds वेक्टर कहां जाएगा, बोला ये भी सीधा चला जाएगा, ये ds वेक्टर हो गया। थीटा कितना, बोला 0। इसी तरह से यहां पे देखो डिस्टेंस कितनी r, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, बोला ये रही ई वेक्टर, ds वेक्टर किस डायरेक्शन में, बोला ये रहा ds वेक्टर, तो थीटा कितना, बोला 0। इसी तरह से हर पॉइंट पे देखो, तो इसमें कितनी सर्फेसेस हो रही हैं, एक गॉसियन सरफेस के अंदर कितनी इंडिविजुअल सर्फेस है, तो बोला 3 है इसके अंदर। देखो एक तो ये हो गई कर्व्ड सरफेस, एकदम घुमाव वाली सरफेस। एक सिलेंडर के अंदर कितनी सरफेस, बोला 3 सरफेस। कौन सी, दो ऊपर नीचे, दो ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बोला सर कहां चले गए, एक मिनट आता हूं। देखो मान लो मेरे पास ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। अब इसमें क्या है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस है घुमाव वाली, ये पूरी एक सरफेस है, ये पूरी एक सरफेस है। इसके बाद एक ढक्कन ऊपर से और एक नीचे से, तो कितनी सरफेस हो गई इसमें, 3। तो ये जो पूरी कर्व्ड सरफेस है ना, मैं इसको एक कंसीडर करूंगा, है ना, एक सरफेस। तो सिलेंडर के अंदर कितनी सरफेस, बोला एक। तो हम ये मान के चलते हैं कि गॉसियन सरफेस में हमने अगर 3 सरफेस हो भी रही है ना, तो इस पूरी सरफेस के लिए, ये कर्व्ड सरफेस के लिए, ये राउंड सरफेस के लिए जो ई एन थीटा है और ये आर है, ये फुलफिल हो रहा है। अब ये वाली सरफेस के लिए देख लो, ये सरफेस कहां बनेगी, बोला ऊपर, तो एरिया वेक्टर कहां जाएगा, बोला ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, यहां पे, क्योंकि वायर तो ऐसे है। तो इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई वेक्टर, और ये हो गया यहां पे 90 डिग्री, है ना। तो ये क्योंकि ये क्या है, ds वेक्टर, ये क्या है, ds वेक्टर, है ना। तो देखो इस पे, इस पूरे पे कहीं भी देखोगे 90 डिग्री दिखेगा, कहीं भी देखोगे 90 डिग्री दिखेगा, कहीं भी डाल दो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पे देखो तो ई और इसके बीच में एंगल कितना, तो 90 डिग्री। नाउ अब देखो यही इसी तरह से बोला यहां पे देखो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमारी ये कंडीशन केवल एक सरफेस के लिए फुलफिल नहीं हो पा रही, मतलब एक ही में सब कुछ नहीं मिल पा रहा, तो हम ऐसे गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जहां पे हमारी इंडिविजुअल 2 सरफेस हो, 3 सरफेस हो, लेकिन अलग अलग सरफेस पे ई एन थीटा की वैल्यू हमारी जो है चीजों को फुलफिल करनी चाहिए। क्लियर है। तो अब अपन समझेंगे किसका, गॉस थ्योरम का प्रूफ, है ना। गॉस थ्योरम का हम प्रूफ समझेंगे अब, ठीक है। तो देखो 1 मिनट का टाइम लेते हैं, इसको हटाते हैं और उसके बाद हम आते हैं। बार बार कैमरे को देखना पड़ता है अपन को कि इसकी रिकॉर्डिंग टाइम पूरा तो नहीं हो गया, ठीक है ना। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप जरूर करेंगे, आप कमेंट करेंगे, ये सारी बातें आपको जरूर करनी है। क्योंकि देखो अगर आपकी बातें, अगर आपका जो फीडबैक है मेरे तक नहीं पहुंचेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, बात समझ पा रहे हो ना। तो फिर कैसे काम चलेगा, तो सिंपल सी बात है, आप यहां पर बनाओ, हेडिंग बनाओ, प्रूफ।
आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूफ होता है गॉस थ्योरम का, यही प्रूफ होता है गॉस थ्योरम का। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, अब देखो जिस पॉइंट पर आपने अभी गॉस थ्योरम के बारे गॉसियन सरफेस के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ी, तो याद रखना कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जिस पॉइंट पर हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, बस उस पॉइंट पे हम गॉसियन सरफेस बना देते हैं। क्लियर है तेरी बात? ये है गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट, और यही थी गॉस थ्योरम की सबसे विशेष बातें। क्लियर है तेरी बात? ओके नाउ देखो लेट्स से मेरे पास एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और इसको हमने चार्ज दिया Q, ये चार्ज इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि भाई इससे जो फ्लक्स लिंक होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा तो देखो इस सरफेस पे मुझे प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी सरफेस पे गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लूंगा जो कि इसको ओवरलैप कर देगी और हमें अलग से नहीं देखनी है इसको, ठीक है। मैंने क्या किया, बोले इस सरफेस पे हमने इसी स्फीयर के ऊपर हमने गॉसियन सरफेस बना दी, ठीक है। चलिए तो हमने क्या बोला कि लेट से इस स्फीयर की रेडियस जो है वो है r। क्लियर है? इस स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई? r। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, बोला यहां से सीधे ले जाओ, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E वेक्टर। इस पॉइंट पे आप देखोगे, इस पॉइंट पे क्या बनाना है अपन को, क्योंकि एक स्फीयर है, जैसे मान लो अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि ये क्या है, अच्छा इस बल्ब पे मैंने अपना नाम लिख के रखा हुआ है, लेट से ये मान के चलो कि ये क्या है, बोला ये स्फीयर है। अच्छा नाम नहीं दिखाऊंगा मैं, इस पे अपना नाम लिख के रखा था मैंने हिंदी में, देखो ये मेरे पास स्फीयर है। अब मैं देखूंगा यहाँ पर, क्योंकि स्फीयर है, अब ये पूरा स्फीयर नहीं है, मैं देखूंगा यहाँ पर इस पॉइंट पे कहाँ गया मार्कर अपने, चलो छोड़ो, इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि इस तरह का दिखेगा, और मैंने यहाँ पे डाल दिया एरिया वेक्टर। क्लियर है तेरी बात? तो देखो क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने एक एरिया वेक्टर डाल दिया, ये हो गया ds वेक्टर। क्लियर? तो बताओ एंगल थीटा की वैल्यू कितनी, बोला 0। क्लियर? चलिए बस हमें और कुछ नहीं करना। देखो प्रूफ अगर मुझे इसको करना है तो बस मैं सिंपल सी बात आपसे ऐसा बोलूंगा कि हम जानते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फाई E की वैल्यू समझते हैं ना, मतलब फाई E इज इक्वल टू कितना, तो फाई E इज इक्वल टू होता है वी नो, आप ऐसे लिखो वी नो, है ना, वी नो फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इस सर्कल का मतलब क्या है, पूरी क्लोज सरफेस का अपन को करना है, ठीक है। नाउ फाई E इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको, E ds cos थीटा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर E ds cos थीटा। नाउ यहां से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E cos थीटा की वैल्यू कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, बोला हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई E इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू हम समझते हैं, बोला कितनी, बोला 1, तो फाई E इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos 0 की वैल्यू 1। नाउ फाई E इज इक्वल टू, बोला क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन किसका होगा, बोला E तो हर पॉइंट पर सेम है, ये इस पॉइंट पे इतनी, इस पॉइंट पे भी इतनी, इस पॉइंट पे भी इतनी, इस पॉइंट पे भी इतनी, क्यों क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और चार्ज एक ही है सबके लिए, है ना। अगर डिस्टेंस बराबर है, चार्ज सबके लिए एक ही है, सारे एक ही मीडियम में रखे हुए हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए कांस्टेंट, हर पॉइंट के लिए, तो E बाहर आ गया, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब इस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने एक बहुत छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जो क्या है ds है ना। ऐसे ही मैंने दूसरा पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया, है ना, ऐसे ही मैंने तीसरा पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया, ऐसे मैंने चौथा पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया, और इसी तरह से काफी सारे पार्ट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद अपन को क्या देखना है कि इन सभी ds को इकट्ठा करके मुझे कितना मिलेगा, तो पूरी सरफेस मिलेगी ना, एक छोटा ds, फिर छोटा ds, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और इसी तरह से काफी सारे ds को कंसीडर कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक पूरी सरफेस, तो E इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई E इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे सामने ये निकल के आएगा फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट्स व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कैच है, कैच कुछ नहीं है, इसमें छोटी सी बात है कि ये जो Q है ना, Q ऐसा नहीं है कि Q केवल एक ही चार्ज है, Q केवल एक ही चार्ज नहीं है, इसके अंदर Q हम ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से इसके पास जो है ना ये Q1, ये Q2, जैसे मान लो Q बोल दूं, और ये दूसरा 2Q रखा है, ये 3Q रखा है, तो ये Q जो है ना, ये Q एल्जेब्रिक सम है, क्या है, Q एल्जेब्रिक सम है ना। तो जब भी हमें इस Q की जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, मतलब ये कितना 6Q होगा ना, तो 6Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, क्लियर ना। तो ये Q जो है ना एल्जेब्रिक सम है,
ठीक। अच्छा, दूसरी बात अपन को ध्यान रखनी है कि इसके बाहर कितना चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो आप यहां पे नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखना है, इट इज वैलिड ओनली फॉर इट इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। दूसरी बात आप यहां पे लिखोगे कि आउटसाइड चार्ज डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो बातें मैं आपको यहां पे बोलता चला जा रहा हूं, अगर आप उन चीजों को लिखते चले जाओगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बहुत बढ़िया तरीके से आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। तीसरी बात क्या है कि भाई ये Q जो है ना, Q इंडिविजुअल चार्ज नहीं है, आप इसको लिख लो, Q इज नॉट इंडिविजुअल चार्ज, Q इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। क्लियर है तेरी बात? अच्छा, एक बात और लिखो कि अगर कोई मीडियम प्रेजेंट होता है, क्या होता है, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट होता है फॉर एनी मीडियम, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना कैमरे के अंदर टाइमिंग खत्म होने वाली है। आप यहां पे लिखो, इफ मीडियम इज प्रेजेंट अदर देन एयर, इफ मीडियम इज प्रेजेंट अदर देन एयर, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, K इंटू एप्सिलॉन M, दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम सिंपल K इंटू एप्सिलॉन भी लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे phi E इज इक्वल टू कितना लिख दोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन M। इसके बाद हम कुछ एक डेरिवेशन और अपना बचेगा, और इससे पहले हम जो है ना कुछ आपसे अच्छा ऐसा बोलें कि एक डेरिवेशन और करते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन, दैट मींस कुछ क्वेश्चंस जो कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तो उस डेरिवेशन को अपन करते हैं, इसके बाद जो है ना हम इसको हटाते हैं। ठीक है, एक डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अब देखो, आप हेडिंग बनाओ कि प्रूफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, है ना। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब गॉस थ्योरम से दो टाइप के डेरिवेशन पूछे जाते हैं, बाकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, अभी तो अपन इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमें क्या करना है, बोला गॉस थ्योरम से दो टाइप के क्वेश्चन जो सिंपल डेरिवेशन में पूछे जाते हैं कि भाई एक तो कह दिया जाएगा आपसे स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, तो आपको phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट प्रूव करना होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि प्रूफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, दैट मींस कूलम्स जो फॉर्मूला हम जानते हैं उसको प्रूव करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से, या फिर इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम के नाम से पूछा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अपन को फिर से सेम कंडीशन एज्यूम करनी है। अब हम क्या करेंगे, दैट मींस हमें कूलम फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है ना, तो हमने माना कि भाई गॉस थ्योरम की हेल्प से करना है, तो लेट्स से हमारे पास ये फिर से एक चार्ज हो गया जिसको हमने नाम दिया Q नॉट, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना गई कितनी, E वेक्टर। ठीक है, अब कंडीशन समझना, यहां पर हमारे पास क्या बोले, एक स्मॉल सरफेस जिसको हमने नाम दे दिया DS, इस पे अगर हमने DS दैट मींस एरिया वेक्टर बनाया तो ये हो गया DS वेक्टर, थीटा की वैल्यू हो गई 0, इसकी रेडियस है R। नाउ इसमें एक छोटी सी बात हो रही है कि कूलम फॉर्मूला में क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच में कितना इंटरेक्शन फोर्स वगैरह है। ठीक है ना, तो देखो यहां पर हम क्या मानेंगे, बोला यहां पर एक बहुत छोटा सा अच्छा इस पे मान लेता हूं मैं Q रखा हुआ है। ठीक है, अंदर रखा हुआ है एक छोटा सा टेस्ट चार्ज जिसको हम नाम दे दिया Q नॉट, यहां पर इसके ऊपर इस सरफेस पे। दैट मींस आप ऐसी कंडीशन मान लो कि यहां पर देखो कि यहां पर ऐसी कंडीशन है कि ये अपनी पूरा एक मान लो स्फीयर है, ऊपर वाले पोर्शन को देखो, नीचे मत देखो। ठीक है ना, इसके बाद जो है ये हो गया अपने पास एक स्मॉल सरफेस, दैट मींस ये मैंने इसको इससे रिप्रेजेंट किया है। इस सरफेस पे जो एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, ये रखा हुआ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये रखा हुआ Q नॉट। इस पॉइंट पे हम क्या डालेंगे, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ये हो गया, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ये हो गया, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये हो गई। तो आप समझ गए बात को कि अंदर एक चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, जो क्या कर रहा है, बात को समझो, अंदर एक चार्ज रखा है इसके सेंटर पे, जो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और उसके कारण से इन दोनों में फोर्स भी लगेगा। और ये रख दिया हमने इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज। क्लियर है इतनी बात? तो देखो क्या करेंगे, बोला यहां पे आपको इतनी बात समझो, बोला ये Q नॉट है। ठीक है, अब देखो जब अपन को उसको प्रूव करना है ना, प्रूव करना अपन को कूलम्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, बोला पहले की तरह नहीं करेंगे क्योंकि पहले अपन को कुछ और प्रूव करना था, अपन को कुछ और प्रूव करना। तो अब आप यहां पे लिखोगे, बोला V नो, हम जानते हैं, बोला हम क्या जानते हैं, बोला हम जानते हैं कि phi E को हम क्या लिख सकते हैं, बोला क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम अगले स्टेप में आगे बढ़ाएंगे, E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, बोले थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी 0, तो यहाँ पे कितना हो जाए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यहाँ पे देखो, E को अगर हम बाहर निकाल दें, क्योंकि E तो हर पॉइंट पे सेम है, क्योंकि सब हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर। ds का इंटीग्रेशन करोगे, ds का इंटीग्रेशन तो फिर क्या हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो E इज इक्वल टू E इंटू ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा,
यहां पे हमें करना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट मत कर देना। तो E इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन, अच्छा यहां से निकाल दोगे ना, इस 4πr² को नीचे ले जाओ तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। इसको हमने इस साइड ले गए। नाउ ये तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, हमें क्या निकालना है, कूलम्स लॉ प्रूव करना है ना। तो हम जानते हैं वी नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज, है ना। नाउ वी नो, ऐसे बोलें कि फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज kept in electric field, kept in electric field। तो कंडीशन क्या बनेगी अपनी, बोला F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। बहुत सुंदर, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू समझ गए, ऊपर से पुट कर दो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोला F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। क्लियर है इतनी बात। तो ये हम इस तरह से गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। नाउ इसके बाद ये बात समझ में आ गई ना, तो इस तरह से अपन कूलम फॉर्मूले की हेल्प से हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। नाउ अब अपन क्वेश्चन करते हैं कि गॉस थ्योरम के ऊपर आपसे कितने टाइप के क्वेश्चन, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बने, ठीक है ना। नाउ जो पहले देखो, पहले छलांग नहीं लगानी है, समझ रहे हो, पहले छोटे छोटे से अपन आगे बढ़ेंगे। तो मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरह दे दिया कि लेट से हमारे पास अच्छा पहला क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे बोलो एमिटेड बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिटेड बाय 1 कूलम चार्ज। क्या पूछ रहा है, बोला नंबर ऑफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी यदि हमारे पास 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो यदि ये चार्ज 1 कूलम का है तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ये हमें पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी किसी सरफेस से जाकर के लिंक होंगी, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो सॉल्यूशन आप यहां पे बनाओगे सॉल्यूशन, और आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पूछा है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ये बराबर होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया तो आपने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू होगी वो आपने निकाल दी, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिखोगे, बोला phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपने निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू निकल आई। तो phi E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना। तो phi E इज इक्वल टू, आप इसको क्या करोगे, ऊपर जाकर 10⁻12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8.85, है ना। इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो अपन को ये कुछ समझ में आएगा कि 10⁻11 यहाँ पे लिखो, अपॉन में लिखो 10 इंटू ये कर दो 8.85। ओके, तो यहाँ से कुछ वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी, बोला 1 डिवाइड करोगे 8.85 का तो 1.0 कुछ कर लेना। लेट्स से इसको मान लो 1.02, phi E इज इक्वल टू, इसको डिवाइड सही से करना, ठीक है ना, 1.02 मान लो इंटू 10⁻11, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन हो जाएगी। अपन इसकी आपको यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से अपना ये पहला क्वेश्चन होगा। अब मान लो काफी सारे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसको उठाते हैं, देखो सारी चीजों को बेसिक से करते चलना। आपको देखो काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं से बन लेंगे। फिर क्वेश्चन में किसी भी तरह से चीजें घुमा के पूछी जाएंगी ना तो आपसे बनेंगी, मेरा विश्वास मानो आपसे बनेंगी। अभी तो अपन ने जो है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह प्रैक्टिस नहीं की है, बनेंगे, है ना, बनेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मान लो आपको इस तरह से दिया गया कि अच्छा पहले ये बताओ, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहे अपन, अगर आपको लगे कि फास्ट हो रहे हैं तो एक बार जो है ना जरूर बताना, ठीक है ना। देखो मान लो अपन ने अब जो है सारे क्वेश्चन हमने लिख के रखे हुए हैं कि आपको कंडीशन ऐसी दे दी गई कि ये सरफेस है आपके पास, ये मान लो एक गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हमने ऐसा बोला, इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डायपोल, दैट मींस डायपोल समझते हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस -q और एक रखा हुआ है +q, ठीक है ना। इस तरह से एक डायपोल रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस डायपोल के कारण से कितना फ्लक्स लिंक होगा। क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो प्लीज कर सकते हो, दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है, और पास में लेकर के आए। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस डायपोल के कारण से कितना फ्लक्स लिंक होगा, कैसे बताएंगे। तो आप बताओगे कि भाई इस डायपोल के अंदर कितना फ्लक्स लिंक होगा, बोला phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है। तो phi E इज इक्वल टू, आप इसमें बोलोगे कि भाई कितना चार्ज है इसके अंदर, बोला नेट चार्ज 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर किसी सरफेस के अंदर, दैट मींस क्लोज सरफेस के अंदर डायपोल रखा है तो उससे जुड़ने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, उससे जुड़ने वाला फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्लियर है। और अगर मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि ये सरफेस आपके पास, दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये इस तरह की एक आपके पास एक गॉसियन सरफेस है इस तरह की, मान लो इस तरह से पूछा था, बोला यहाँ पे रखा हुआ है एक रुपए का कॉइन, कितने का, 1 रुपए का कॉइन रखा हुआ है, इसके अंदर चार्ज है बोला -q, एक रखा है चार्ज +2q, एक रखा है चार्ज +3q, इसके बाहर दो चार्ज रखे हैं -2q और एक रखा है +4q। पूछा जा रहा है कि इससे जुड़ने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, कैसे निकालते हो, तो कुछ नहीं करना, पहली चीज तो आप सुनो, बोला phi E इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज, बस टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखना, टोटल चार्ज का मतलब क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस या फिर इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, बाहर वाला चार्ज तो फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना अपन को, इन बाहर वाले चार्जेस को हटाओ, नेग्लेक्ट करो, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देखो तो क्या बोलो कितना चार्ज है इसके अंदर, अच्छा 1 रुपए पे 1 रुपए न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं करना, बोला कुछ भी रखा रहे, आग धतूरा पान का पत्ता कुछ भी, इससे अपन कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज देखो 235 -1 तो कितना हो जाएगा 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह की आपकी कंडीशन बनेगी और उसके बाद आपको दे दिया गया कि भाई q की वैल्यू इतनी है तो निकाल के दिखाओ, तो q की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो 8.85 × 10⁻12, तो आपको यह है ना कंडीशन बनेगी। मान लो आपको तीसरा क्वेश्चन इस तरह से दे दिया कि ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे कह दिया कि भाई ये बताओ कि इसके अंदर कोई चार्ज q/2 रखा है, कितना q/2, ठीक q/2 चार्ज रखा है। अब इस पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया बोले 2q, फ्लक्स नहीं पूछ रहा, फ्लक्स तो आप निकाल दोगे q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि इस q/2 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो आपका आंसर होगा बोले इस पे 0 फोर्स लगेगा, कितना लगेगा 0 फोर्स लगेगा, क्योंकि याद रखना कि किसी भी कंडक्टिंग, अच्छा हम आपको ऐसा बोल देते हैं, ये क्या है बोले ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा है कंडक्टिंग स्फीयर, दैट मींस मेटेलिक स्फीयर। तो याद रखना कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर, दैट मींस किसी भी मेटेलिक स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज अगर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि याद रखना कि किसी भी मेटेलिक सरफेस या फिर किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्या होती है, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बोला सर ये तो हमने कहा समझ में नहीं आ रहा, इसको समझाएंगे डिटेल में, आप थोड़े थोड़े जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। अच्छा तो याद रखना, बोला किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अच्छा क्यों, क्योंकि जो भी चार्ज आप इसको देते हो, बात सुनो, जो भी चार्ज आप इसको देते हो वो पूरा का पूरा चार्ज कहां पहुंच जाता है, रिपल्जन के कारण उसकी सरफेस पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, रिपल्जन के कारण उसकी सरफेस पे पहुंच जाता है। अब अगर सरफेस पे पहुंच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होती, ठीक है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। लेकिन बोला सर ये तो अपने कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से जा रही है। हाँ, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी मेटेलिक अपना कोई सरफेस है तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है कि मानो पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो, इसलिए अपने डायग्राम में हम जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर है इतना? ओके, अब देखो इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसको हटाते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। अब ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ठीक है ना, उसकी बेसिस पे आपको जो है ना काफी सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये माना हमने कि ये एक्स वाई जेड 3 एक्सेस हो गई और यहां पर जो है ना हमने क्यूबॉइड रखा हुआ है, ठीक है ना, ये हमने एक क्यूबॉइड रखा हुआ है। चलिए इसको बना देते हैं अपन इस तरह से, ठीक, देखो ध्यान से देखना, हमने कहा कि भाई इस क्यूबॉइड की जो साइड है वो हो गई अपनी जो है ए, तो ये भी हो जाएगा ए, और हमने माना कि इसकी ओरिजिन से लेके जो है ये यहाँ से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ए और ये साइड वगैरह सब कुछ उसकी जो है ना ए है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में आपको इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड एक्सिस आपको दे दी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में आपको दे दी अल्फा x⁴1/2 और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे दी आपके सामने कितनी, बोला 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर,
ठीक है ना, कूलाम्ब मीटर स्क्वायर। ये आपको इस तरह से कंडीशन उन्होंने बना के दे दी। अच्छा, इसके साथ एक चीज और लिख दी कि A इज इक्वल टू कितना बोला 0.1 मीटर। तो पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन तो हमने बोला ही नहीं। अब आपसे कह दिया कि फाइंड द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस दिस क्यूबॉइड। क्या बोला? फाइंड द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस। तो एक बार तो आपको क्वेश्चन को इमेजिन करना, डरना नहीं है। देखो, आपको कंडीशन ऐसे बना के दे दी कि ये हमारे पास जो है ना, ये रहा, ये बाहर की साइड है z एक्सिस, y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब देखो क्या कह दिया, बोले ये कह दिया कि z में और y में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ना इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ है? बोला इस साइड x एक्सिस में, x में कितनी है? बोला ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, बोला अल्फा की कुछ वैल्यू दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये क्यूबॉइड कैसे रखा हुआ? बोला इस तरह से, ये रखा हुआ है ऐसे। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके कितने फेस, देखना इसके, देखो ये वाला यहां से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इस क्यूबॉइड को देखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो आप मुझे ये बताओ कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना? बोला 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो ये वाले फेस से जो फ्लक्स है वो 0 कनेक्ट होगा, ठीक। अब इस वाले फेस पे देखो, पीछे वाले फेस पे भी कैसा होगा? बोला 0। ऊपर वाले पे देखो, ऊपर वाले पे कंडीशन, ऊपर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो एंगल कितना? बोला 90 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाले के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना? 90 डिग्री। अब कौन से फेस बचे? 2 फेस बचे, एक कौन सा वाला, एक ये वाला फेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इस साइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, ये वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर कैसा? इस साइड। तो एंगल कितना बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल ऐसे, तो एंगल कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो एंगल कितना? 180 डिग्री। ये वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही, तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाकी के 4 फेस पर 1 2 3 4, बाकी के 4 फेस पे कितना एंगल हो रहा है? बोला 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती 0। तो 4 फेस के साथ जो आपका एंगल है, 1 सेकंड, चौका हो गई अपनी, 4 फेस के साथ जो अपना एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये 4 फेस से जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। बचे कितने केस? बचे कितने फेस? बोला 2 फेस। ये हो गया अपना राइट फेस, राइट, और ये वाला हो गया अपना लेफ्ट फेस, लेफ्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी, वो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैसे आएगी? आप इसको बोलोगे फाई राइट प्लस फाई विथ लेफ्ट फेस, है ना। तो बस कुछ नहीं करना। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब होता है ई डेल एस कॉस थीटा, ठीक है, राइट वाले के साथ। बाकी सबके साथ तो 0 हो गई, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। किसके में? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। फाई एल देखो लेफ्ट वाले फेस के लिए, लेफ्ट वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। तो क्या बोलना? बोले इसके लिए एंगल डेल एस, ये ई डेल एस कॉस थीटा, ई डेल एस कॉस थीटा। बहुत सुंदर सी बात है, आराम से समझना। यहाँ पे राइट के लिए एंगल कितना लोगे? बोले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री देखो इसके बाद क्या बोला? थीटा इज इक्वल टू दूसरे वाले के लिए 180 डिग्री। तो नाउ क्या करें? बोला फाई ई या फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल एस कॉस 0 प्लस ई इंटू डेल एस कॉस 180। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद फाई ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी? ई की वैल्यू आपके सामने यहां से अल्फा, देखो ई की वैल्यू पुट करो, अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2, ये इसकी वैल्यू है। डेल एस क्या है? इस सरफेस का, जिस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पास हो रही है उसका एरिया। तो डेल एस मतलब एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा? a²। cos 0 की वैल्यू 1। इतनी बात। ई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया आपको, अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2, डेल एस की वैल्यू a², cos 0 की वैल्यू 1 प्लस ई डेल एस की वैल्यू, अच्छा ई की वैल्यू फिर से यहां पर रखो, अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2 और यहां पे, ठीक है, और डेल एस इसके लिए भी कितना होगा? a² और cos 180 की वैल्यू हो गई माइनस में। इतनी चीज क्लियर है? नाउ यहां से देखो फाई ई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 800 पुट कर दो, अल्फा दोनों में कॉमन है, अच्छा निकाल देते हैं अभी, 800 पुट कर दो। अब देखो x की वैल्यू, ये कौन सा वाला है? बोला ये राइट फेस के लिए, राइट के लिए, किसके लिए? राइट के लिए, राइट वाला फेस ही रहा। अब ये देखो राइट वाले फेस के लिए डिस्टेंस कितनी, इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से, ये इस तरह से रखा हुआ है। राइट वाले देखो यहां से डिस्टेंस a, तो ये वाले इस कॉर्नर इस फेस की डिस्टेंस कितनी होगी? 2a। तो x की वैल्यू कितनी पुट करोगे?
2a⁻², बहुत सुंदर। और ये a² प्लस अल्फा, यहां पे भी 800 है, x की पावर कितनी, x की, अच्छा लेफ्ट वाले के लिए x देखो, x का मतलब क्या है, x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, बोला ये हो गया सिंपल अपना a, तो यहाँ पे a⁻² और ये a², ये माइनस साइन है तो यहाँ पे लगा दो माइनस, ठीक है। 800 को कॉमन निकाल लो। अच्छा ये फिर एक काम कर सकते हैं कि ये 2 के, अच्छा देखो ऐसा है, इसकी पावर 1/2 होल की पूरे की पावर 1/2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 के ऊपर पावर 1/2, उसका मतलब √2। अब a के ऊपर पावर 1/2 और ये a के ऊपर पावर, ये आपका सिर्फ 2, क्लियर है तेरी बात। तो कितना हो जाएगा ये 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, ओके, माइनस 800 है ना, a की पावर ये आपका ये भी हो जाएगा 5/2, क्लियर है। अब देखो है ना, a की पावर 1/2 और आपका a की पावर 2, बेस कॉमन ऐड हो जाएगा तो 1/2 प्लस ये 2 हो जाएगा, तो यहां से एलसीएम लोगे 2 और ये 2 2 4 और ये 5/2 आ जाएगा, क्लियर है इतनी बात। चलिए हाँ जी, नाउ क्या करेंगे, बोला 800 दोनों में से कॉमन निकाल लो, 800 कॉमन निकाल लिया, a की पावर 5/2 कॉमन आ रही है, ये भी निकाल दिया, अंदर का बच रहा है बोला √2 - 1, ये हो गया काम आपका, √2 - 1 बच रहा है 800 इंटू a की पावर 1/2 है, तो a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं कितनी, 0.1 की पावर 5/2 इंटू √2 - 1, √2 की वैल्यू 1.414 -1, तो ये 0.414, क्लियर है। यहां से 800, अच्छा पहले ये बताओ 0.1 की पावर 5/2 को सॉल्व कैसे करोगे, जितने लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो सुन लो। 0.1 की पावर जो लिखी है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.1 की पावर 1/2 इंटू 5, तो ऐसा हो जाएगा ना कि 0.1 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका रूट है ना, 0.1 का रूट, पावर 1/2 का मतलब क्या बोला 1/10, 1/10 इसका मतलब क्या कि आप ऐसा कर सकते हो 1/10 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3.1 मान लो, ये यहां से जो है ना 3.1 आ गया, इसके बाद पावर लगा दो यहाँ पे 5, ठीक है, इसके बाद पॉइंट देगा 0, तो आप अप्रॉक्स समझ के चल रहे हैं, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 31 पॉइंट आ जाएगा, 0 लग जाएगा 0.3 और ये आपका 93, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये 7 बचेगा, फिर 0 लगा देना तो यहाँ से आपका 31, तो आप ऐसे मान लो कि 0.800 इंटू 0.32 की पावर हो जाएगी ये 5 इंटू 0.414, क्लियर है। मैं इसको यहाँ अब जो है इसका इंटू अपन इससे कर लेते हैं और आप इसको अच्छे से करके देखना। 0.1 की पावर अगर मैं 5/2 करता हूँ, 0.1 की पावर अगर मैं 5/2 करता हूँ 5/2 करता हूँ तो अपना ये आंसर आ जाएगा 3.16 इन 10 टू द पावर, तो मैं इसका इंटू कर दूंगा 800 से इंटू 0.414, तो ये अपना आंसर आ गया 1.04, और फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम -1, तो ये φe की वैल्यू अपनी इस तरह से निकल के आ जाएगी। ये है अपना टोटल फ्लक्स कितना लिंक होता है, तो ये आपको सॉल्व करने का भी मैंने तरीका बताया। अब आपसे इसी बेसिस पर जो है काफी सारे क्वेश्चंस, या मैं कहूँगा और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अपन एक बार जो है ना एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप इसको करके जो है आंसर समझते हो ग्रुप पे पोस्ट कर देना और सॉल्यूशन जो है आप ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है, फिर उस चीज को मैं देख लूंगा, क्लियर है। आप एक बार इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं, कुछ उस तरह से सेम कैटेगरी का होगा, ठीक है। अच्छा देखो दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन अपने सामने कुछ उस तरह से होगा कि ये रहा, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, बस मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ कि क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। मान लो हमारे पास ये सिलेंडर दे दिया है, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है सिलेंडर बेस्ड, बोल दिया कि भाई ये 1 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर है, बात समझ पा रहे हो ना, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 50 xi, और आपके सामने दे दिया कि ये कंडीशन आपको बना के दे दी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया बोला 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंडीशन आपको दे दी, और दे दिया कि बोला x इज इन मीटर, क्लियर है। आप देखो, अब आपसे कह दिया कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इट, तो देखो इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता दूंगा कि क्या होना है। यहां पे इसके लिए थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री,
ठीक है। इसके लिए थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बोला कितना 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके लिए थीटा कितना होगा, बोला थीटा होगा इसके लिए 90 डिग्री। नाउ अब चीज को समझना कि अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि फाई एल फाई आर की वैल्यू आप निकालोगे प्लस फाई ई की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, ये फाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, राइट साइड के लिए जब आप लोगे ई डेल एस कॉस थीटा, ई डेल एस कॉस थीटा, तो राइट वाले के लिए थीटा की वैल्यू 0, प्लस लेफ्ट के लिए लोगे ई डेल एस कॉस 180। क्लियर है। नाउ यहां से देखो ई की वैल्यू क्या पुट करनी है, बोले 50 एक्स आई कैप का मतलब है एक्स की डायरेक्शन में, और इस एक्स का मतलब क्या है कि इस एक्स एक्सिस पर राइट फेस की दूरी कितनी है, बोला 2 मीटर। तो ई एक्स आई कैप हो गया, बोला 50 इंटू 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू, अच्छा, इंटू डेल एस कैसे निकालो, बोला सरफेस एरिया कितनी दे दी, बोला 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस 25 10 टू द पावर -4 इंटू, अच्छा, ये इसी तरह से आप cos 0 की वैल्यू क्या पुट करोगे, बोला 1, इसी तरह से आप इसमें पुट करोगे, बोला 50, x की जगह क्या पुट करनी है अपन को, x की वैल्यू कितनी है लेफ्ट फेस के लिए, बोला 1, 50x आई कैप, चलिए डेल एस की वैल्यू फिर से 25 10 टू द पावर -4, और ये आपका cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगा। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ये आपका टोटल फ्लक्स लिंक हो जाएगा सिलेंडर के साथ, ठीक है ना। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अपना क्यूबॉइड वाले, कि अगर हम एक चार्ज को क्यूबॉइड के, दैट मींस क्यूब के सेंटर में रखेंगे, वर्टाइसिस पे रखेंगे, तो हमारा जो है ना फ्लक्स कितना होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको जो है ना मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। जब तक मैं इसको उठाता हूं तब तक आप चाय नाश्ता करके आओ, ठीक है ना। चलिए, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अपन को, हो भी रही होगी तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। बताना अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, ठीक है ना। बस डरना नहीं है अपन को, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन अपने सामने नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो अब क्यूब वाला जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है अपना, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मान लो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं और इसको जो है ना अपन करेंगे तो अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बढ़िया वाली जो फीलिंग होगी वो आने लगेगी एक तरह से, ठीक है ना। देखो, और इनको करने से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। देखो, मान लो हमारे पास ये क्यूब है, अब इसमें जो है ना वेरिएशन पूछे जाते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने इस तरह से लिख रहा हूं और अपन को इसको समझने की अच्छे से कोशिश करना है और आप इसको समझ जाओगे। बस क्वेश्चन पे ध्यान देना। बोला सर जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक अपन स्किप कर दें, खेल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। बोला क्वेश्चन में लिख रहा हूं और आपने जो 10-10 सेकंड बढ़ा के बोला आगे, बोला छोड़ो क्वेश्चन तो अपन नोट कर लेंगे, नहीं, पहले इसको समझो। क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे, बोला फाइंड फ्लक्स लिंक विथ ईच सरफेस। क्या बोला कि हर सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, ईच सरफेस, इफ चार्ज इज केप्ट एट सेंटर, इफ क्यू इज केप्ट एट सेंटर, ठीक है। अगर चार्ज सेंटर पर रखा है तो कितना फ्लक्स लिंक होगा हर सरफेस के साथ। सेकंड क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि फाइंड फाई ई विथ लिंक विथ क्यूब, पूरे क्यूब के साथ। इसमें क्या है, बोला हर सरफेस के साथ, इसमें क्या पूछा जाएगा, बोला पूरे क्यूब के साथ। व्हेन चार्ज इज केप्ट एट सेंटर, जब चार्ज सेंटर पे रखा होगा तो पूरे क्यूब के साथ किस तरह से फ्लक्स लिंक होगा। पहले वाले केस में पूछा है कि क्यूब की एक सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे बनता है कि ये बताओ कि फाई ई की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाई ई लिंक विथ ईच सरफेस का, फाई ई लिंक विथ ईच सरफेस व्हेन चार्ज इज केप्ट एट कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पे या फिर वर्टाइस पे जो है अपना अगर चार्ज रखा हो तो किस तरह से आप जो है ना फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है कि भाई एक कॉर्नर पे अगर जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया गया कॉर्नर पर चार्ज रखा है तो हर सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे कह दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा कि भाई दो चार्जेस रखे हैं, 2 चार्जेस आर केप्ट एट कॉर्नर, या 3 चार्जेस बोलते हैं, 3 चार्जेस आर केप्ट एट कॉर्नर, 3 चार्जेस रखे हैं कॉर्नर पे, ठीक है ना। फिर बताइए कि कितना फ्लक्स लिंक होगा, है ना। 3 चार्जेस आर केप्ट एट कॉर्नर, देन फ्लक्स लिंक विथ ईच सरफेस, देन फ्लक्स लिंक विथ ईच सरफेस, देन फ्लक्स लिंक विथ ईच सरफेस।
इस तरह के अगर आप वेरिएशन कर पाओगे तो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इन क्वेश्चंस को लेकर के अच्छी बिल्डअप होने लगेगी, ठीक है ना। देखो अब क्या करें, सबसे पहला क्वेश्चन अपन इसमें पढ़ेंगे और चारों वेरिएशन को अपन अच्छे समझेंगे। मान लो कह दिया कि हमारे पास ये क्यूबॉइड है ना, एक क्यूब है इस तरह से, क्लियर, इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि एक चार्ज के कारण फ्लक्स कितना बनेगा। अच्छा पहले बताओ कि किसी चार्ज के कारण कितना फ्लक्स लिंक होगा, उसको अपन सॉल्व करें इससे पहले हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये बताओ गॉसियन सरफेस किस तरह से कंसीडर करते हैं। गॉसियन सरफेस हम ऐसे कंसीडर करते हैं ना कि हर पॉइंट पे चार्ज से लेकर के हर फेस की डिस्टेंस बराबर बराबर हो, सिमेट्री के लिए। किस तरह से, सिमेट्री के लिए, ठीक है ना। तो हमने जो है ना, जैसे मान लो इस क्यूब के अंदर जो है ये अपना एक चार्ज रखा हुआ है इस क्यूबॉइड के अंदर, तो हमने क्या गॉसियन सरफेस भी इसी क्यूबॉइड के ऊपर ले ली, दैट मीन इसी क्यूबॉइड की जगह हमने क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात, हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि यहां पर ये चार्ज हो गया, तो ये बताओ कि टोटल फ्लक्स कितना कनेक्ट होगा, टोटल फ्लक्स। तो क्या लिखोगे, बोला टोटल फ्लक्स लिंक विद 6 सरफेसेस। इसके अंदर कितनी सरफेस हैं, बोला 6 सरफेस, 2 ऊपर नीचे और 4 आसपास। तो टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स विद 6 सरफेस। इसके बाद 6 सरफेस है, कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो क्या बोलोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, बोला 6 सरफेस के साथ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में पूछा है, बोला हर सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो क्या बोलोगे, हर सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो होगा, एक सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, बोला 6 को नीचे भेज दो, दैट मीन्स 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा अगर हमारा जो चार्ज है वो सेंटर पर रखा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि फ्लक्स लिंक विद होल क्यूब व्हेन चार्ज इज केप्ट एट सेंटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये तो पहला वाला ठीक। दूसरा वाला क्वेश्चन अपन से कह दिया कि फाइंड फ्लक्स लिंक विद क्यूब व्हेन Q इज केप्ट एट सेंटर। अब कह रहा है कि फ्लक्स अपन को बताना है कि अगर जैसे मान लो Q सेंटर पर रखा है तो पूरे क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो बोला कितना, बोला Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि चार्ज पूरे क्यूब के बारे में पूछा है ना, तो अपन को 6 सरफेस के बारे में बात करेंगे, दैट मींस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मैं इसमें कुछ और लिखने जा रहा था कि फाइंड द फ्लक्स लिंक विद क्यूब व्हेन चार्ज इज केप्ट एट, इसको कॉर्नर करो, व्हेन चार्ज इज केप्ट एट कॉर्नर, ठीक है। ये कंडीशन समझो। मान लो आपको इस तरह से कंडीशन दे दी, बस इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो सारी चीज क्लियर हो गई आपकी। ये आपके पास ये चार्ज, मतलब ये आपके पास एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पे अपन ने जो है ना एक चार्ज क्यू रखा, ये चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि इस चार्ज क्यू के कारण कितना फ्लक्स लिंक होगा इस पूरे क्यूब के साथ, है ना। तो बस अब हमें यहां पर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी कि मान लो हमारे पास ये एक चार्ज है, ये चार्ज रखा हुआ है कहां पे, इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, ठीक है ना। अब ये चार्ज इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से। अब बात को समझना, बात समझ पा रहे हो, आंखें बंद करो, बोलो समझ रहे हैं। ये चार्ज अपने इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ये चार्ज कॉर्नर पे है ना, तो इसका मतलब अपन को एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी जो इस चार्ज को चारों ओर से कवर कर ले, है ना। कैसे बना है गॉसियन सरफेस, ऐसे तो नहीं बना सकते, बोला आधी इसमें से पास करा दो, आधी इसमें से पास करा दो, नहीं, है ना। क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिसको सिमेट्री हो। अब हमने आपसे कहा था कि भाई यदि हमारी जो कंडीशन है वो हर सरफेस, एक सरफेस से पूरी नहीं हो सकती, तो 2 सरफेस ले लो, 3 सरफेस ले लो, 4 सरफेस ले लो, लेकिन उसको करो तो हमें करना पड़ेगा ये चार्ज जो इसके कॉर्नर पर रखा है इसको हर तरीके से इसको घेरना पड़ेगा ताकि ये पूरा है ना जो चारों ओर से कवर हो जाए। तो क्या करेंगे, बोला 4 चार्ज नीचे, 4 क्यूबॉइड नीचे और 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 नीचे 4 ऊपर। तो उसका मतलब है ये जो चार्ज है वो इस कॉर्नर पर रखा हुआ है, वो चारों ओर से ऊपर नीचे से, नीचे दाएं बाएं से हर जगह से कवर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बोला यहाँ पे इस तरह से क्यूबॉइड, मतलब और भी क्यूब बना देंगे तो ये अपना इस तरह से कवर हो जाएगा। यानी कितने बनाएंगे, बोला 8 बनाएंगे, कितने, 8। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्यूब के साथ ये जो क्यूब है कितना जो है ना कितने क्यूब बनाएंगे, बोला 8। तो आप एक बताओ 8 क्यूब के साथ ये सेकंड वाला है, 8 क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ, बोला Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, 1 क्यूब के साथ फ्लक्स लिंक होगा 1/8 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हमारा
कोई भी चार्ज, अच्छा इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपन को बार बार ऐसे करके नहीं देखना, आप तो उसको एज इट इज क्वेश्चन आएगा, इस चीज को अपन को ध्यान रखना है कि यदि हमारा कोई भी चार्ज इस तरह से कॉर्नर पर रखा हो और पूछा जाए कि एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो क्या बोलोगे 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमने ये इस जगह ऐसी जगह पे रखा था कि हमें इसको 8 गॉसियन सरफेस लग गई इसको जो है ना पूरी तरह से कवर करने के लिए, ठीक है ना, 4 नीचे से 4 ऊपर से। क्लियर है? तो 8 क्यूब के साथ जो फ्लक्स कनेक्ट था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब के साथ जो फ्लक्स कनेक्ट होगा 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस चीज को डायरेक्ट कहता है कि मान लो अगर यहां पर जो है, अच्छा इसी चीज को अपन समझते हैं केमिस्ट्री से, ठीक। देखो यहां पर जो है ना कि केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई यहां पर अगर कोई चार्ज रखा है इस तरह से, तो इस चार्ज का केवल 1/8वां हिस्सा ही इसके अंदर होता है। क्या कहता है कि यदि इस तरह से कोई चार्ज रखा हुआ है इस कॉर्नर पे, तो इस चार्ज का 1/8वां हिस्सा ही इस क्यूब के अंदर होता है, बाकी पूरा इफेक्ट इसका बाहर होता है। तो हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि इस क्यूब से कितना चार्ज कनेक्ट है, बोला 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू। तो बस लगा दो चार्ज अपॉन परमिट एप्सिलॉन नॉट, तो अपना जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा यदि कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो बोला इतना। अब देखो ये क्या बोला, एक क्यूब के साथ इतना फ्लक्स लिंक होता है। अब क्या पूछ रहा है, बोला फाई ई लिंक विथ ईच सरफेस। क्या पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना कनेक्ट होगा हर सरफेस के साथ यदि चार्ज रखा है कॉर्नर पे, यानी कंडीशन सेम है। अब पूछ रहा है कि एक सरफेस मतलब हर सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो मेरी बात को सुनना कि एक क्यूब के साथ इतना फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि एक क्यूब, तो मैं अंदर किसी की बात नहीं कर रहा, पूरे की बात कर रहा हूं। चाहे वो ये इतना फ्लक्स एक ही सरफेस पे हो, चाहे इतना फ्लक्स 2 सरफेस पे हो, चाहे इतना फ्लक्स 3 सरफेस, चाहे इतना फ्लक्स 4 पे हो और बाकी 2 पे हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब, टोटल बात करेंगे तो टोटल इतना है एक क्यूब के लिए। अब देखो अगर मेरा कोई भी चार्ज इस तरह से रखा हुआ है इस कॉर्नर पे देखना, तो देखो इस चार्ज से चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। बोला यहां से ऐसे 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 हर पॉइंट पे निकलती है। तो यहां से जो फील्ड निकलेगी वो देखो 2 सरफेसेस को तो 3 सरफेस एकदम खत्म कर देगी। जैसे मान लो यहां से जो लाइन निकली फील्ड लाइन, कुछ जो नीचे की ओर जाएंगी वो इसके पैरेलल होंगी, इस सरफेस के, जो इस साइड जाएंगी वो इस सरफेस के पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, और एक पीछे वाले, यानी कि ये जो है ना ये 3 सरफेस से जुड़ा हुआ है चार्ज, है ना। जुड़ा है नहीं जुड़ा, कौन कौन से? एक जुड़ा है इससे, ये वाले से, एक इससे, एक जुड़ा है इससे। क्लियर है तेरी बात? अब देखो इससे जुड़ा है और एक किससे जुड़ा है, बोला एक जुड़ा है ऊपर वाली से, ये कवर हो गई। मान लो इसको ऐसे देखो, ये चार्ज किससे जुड़ा है, बोला ये चार्ज 3 से जुड़ा है, एक इससे, इससे और इससे। दैट मीन्स इस चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी ये 3 सरफेस के पैरेलल होंगी। इसका मतलब क्या है कि उनका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, कैंसल। तो ये जो पूरा फ्लक्स है ना, ये पूरा फ्लक्स कितनी सरफेस पे है, बोले 3 सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी सारी जो सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो कैंसल, ऊपर वाली के लिए, पीछे वाले के लिए और साइड वाले के लिए। 3 सरफेस से कितना फ्लक्स, बोला Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स हो जाएगा, एक सरफेस से कितना फ्लक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/24 टाइम्स Q/एप्सिलॉन नॉट। बहुत सुंदर बात है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि एक कॉर्नर पे, आपको समझ में आ गया कि एक कॉर्नर पे यदि कोई चार्ज रखा हुआ है क्यूबॉइड के, तो उससे कितना फ्लक्स लिंक होने वाला है, बोला इतना, हर फेस के साथ। समझ गए बात को? अच्छा देखो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 3 चार्जेस रख दिए जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक चार्ज रख दो यहाँ, एक चार्ज रख दो यहाँ, कुछ नहीं होगा। बस एक सरफेस के साथ अगर कॉर्नर वाले केस में अगर इतना कनेक्ट होता है, तो बस आपको निकालना क्या है कि एक सरफेस से कितना कनेक्ट होगा। तो क्या करना, बोला यहाँ पे 3 का, एक चार्ज के लिए ना, तो 3 चार्ज के लिए तो 3 का इंटू कर देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3Q कर दो उसको अपॉन 24 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया, बोला 1/8 Q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर 5 चार्ज दे दिए तो क्या कर देना, बोला यहाँ पे 5 का इंटू कर देना, तो 5Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 5 चार्ज रख दो एजेस पे, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लियर है ना? तो आप इस तरह से इन चीजों को कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करोगे, बोला सर ये सच में प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन ऐसा करने से पहले इस वीडियो को एक बार फिर देखना, और फिर देखना कि आपको मजा ना आए तो कहना। क्लियर है? इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन को जरूर करने